डाला मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे अदम एतमाद के हवाले से। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, यानी कि जो एक आईनी प्रोविजन है कि अदम एतमाद टेबल हो जाने के बाद या अदम एतमाद प्रेजेंट कर देने के बाद उसके रेजोल्यूशन 14 डेज के अंदर आपने इजलास बुलवाना है, जिसके बाद फिर वोटिंग वगैरह का सिलसिला प्रोसेस एक चल रहा है। तो जैसे जैसे अदम एतमाद के हवाले से दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुल्क की सियासत पे गर्मा गर्मी और इंतहा की गर्मा गर्मी जो है वो उरूज पे पहुंच गई है। जैसे मिसाल के तौर पर आज सारा दिन आपने देखा कि हुकूमत की तरफ से अपोजिशन को और अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और एक जो लफ्जी जंग है उसका आगाज हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत शदीद तनकीद की आज हुकूमत पर, और ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान पर बल्कि खातून अव्वल के हवाले से भी उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात लगाए। और उन्होंने ये कहा कि जी हम तक तो ये खबरें पहुंच रही हैं, खबरें ये मुल्क में फैल रही हैं कि खातून अव्वल को पैसे दिए जाते हैं पंजाब में कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से। ये बहुत संगीन इल्जाम है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से सामने आया है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जी हम अदम एतमाद का जो हमला करेंगे हुकूमत पे, ये तारीखी हमला होगा, और इस अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद जो हम करेंगे हुकूमत के साथ और वज़ीर आज़म के साथ, इस वक्त की हुकूमत और वज़ीर आज़म के साथ, फिर वो उनकी नस्लें याद रखेंगी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक इंतहाई जोशीली और इंतहाई जियाली और एक गुस्से से भरपूर तकरीर की है, बज़ाहिर उसका पस मंजर ये लगता है जो कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी को अपना टारगेट नंबर 1 करार दे दिया था और कहा था कि जी मेरी बंदूक की नशिस्त पर पहला टारगेट जो है वो आसिफ अली जरदारी हैं। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है, उनकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि जी अदम एतमाद नाकाम होगी। और इसके लिए जो इस वक्त एक अपेरेंटली एक जो कार्ड फेंका गया है हुकूमत की तरफ से, वो ये है कि जी आर्टिकल 63A(1) के तहत जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अपने MNAs को रोक देगी कि वो असेंबली में शिरकत ना करें। अब यहाँ से एक लीगल डिबेट स्टार्ट हो गई है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी रोक सकती है अपने अराकीन असेंबली को कि वो किसी भी मामले पर वोटिंग के लिए ना आए कौमी असेंबली में। कानून इस हवाले से क्या कहता है, कवायद व ज़वाबित इस हवाले से क्या कहते हैं, इसका तो हम तज्जिया करेंगे, इसकी जान परख करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुकूमत ने चैलेंज कर दिया है अपोजिशन को और हुकूमत ने अपने नंबर सामने रख दिए हैं। गवर्नमेंट कहती है जी 179 नंबर्स हमारे पास हैं, अपोजिशन ने 172 पूरे करने हैं, अब पूरे करके दिखाएं। हुकूमत ने तो अपने नंबर्स टेबल कर दिए हैं, क्या अपोजिशन अपने नंबर्स टेबल करेगी या वोटिंग के दिन तक का इंतजार करेगी? दूसरी तरफ सरगर्मियां अदम एतमाद को लेके इत्तेहादियों की भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। PMLQ ने आज ना सिर्फ MQM से मुलाकात की है बल्कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी मुलाकात की है। इन इत्तेहादियों की आपस की मुलाकातों का क्या नतीजा निकलेगा? और MQM ने सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की है। इत्तेहादी लग रहा है कि जो बॉर्डर लाइन पर खड़े हुए थे वो खिसक रहे हैं बज़ाहिर अपोजिशन के हक में, लेकिन जब तक कि वोटिंग ना हो जाए तो इन चीजों के बारे में कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। दो तीन अहम सवालात हैं आज के प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले, अपोजिशन के पास नंबर्स कितने हैं? हुकूमत ने तो चैलेंज कर दिया है, अपोजिशन के पास नंबर्स कितने हैं इस वक्त तक? दूसरा, क्या आर्टिकल 63A के तहत कोई भी पार्टी अपनी अराकीन को रोक सकती है कि वो वोटिंग के लिए ना तशरीफ लाएं, ना हाजिर हों कौमी असेंबली में? और जो बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म और उनकी खातून खाना के बारे में इल्ज़ामात हैं, इसका क्या होगा? और एक और बहुत अहम चीज़, वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली वो भी कार्ड्स पे आ गई है और हुकूमत ने ये भी कह दिया है कि जी हम 23 मार्च से पहले पहले इस सारे कज़िये को निपटाना चाहते हैं अदम एतमाद के। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं नदीम अफजल चंद साहब, वो मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत रह चुके हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हमारे साथ थे शौकत बसरा साहब, लेकिन बिल्कुल 10 मिनट पहले प्रोग्राम से उन्होंने कहा कि चूंकि आपके प्रोग्राम का बाइकआउट है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से, तो मुझे रोक दिया गया है आने से। बहरहाल पाकिस्तान तरीके इंसाफ इज मोर देन वेलकम के प्रोग्राम में आए, उनकी नशिस्त यहाँ पर मौजूद है। और लीगल उमूर क्या कहते हैं अदम एतमाद
के हवाले से इसके लिए प्रोग्राम में जरा आगे चल के एतजाज एहसन साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से भी। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आने के लिए, और बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं खातून अव्वल पे, बहुत संगीन इल्जामात हैं। इसका जवाब मैं आगे चल के आपसे लेती हूँ, लेकिन हुकूमत ने अपने नंबर शो कर दिए हैं 179। आपको चैलेंज दे दिया है कि आप अपने नंबर्स बता दें, और हुकूमत अगर रोक देती है अपने अरकान को आने से तो फिर आप लोग असेंबली का कोरम किस तरह पूरा करेंगे? अदम एतमाद पे वोटिंग वाले देखिए जी, मेरे ख्याल में तो हुकूमत में कोई लॉ की बात तो चलो एतजाज साहब आ रहे हैं आपके पास, वो बताएंगे, लेकिन एज ए पार्लियामेंटेरियन तारक फजल साहब और मैं भी, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, 63 नहीं रोक सकते, वो हुकूमत नहीं रोक सकती नहीं अपने रोक अरकान सकती। को। कोई किसी को आप रोक तो सकते ही नहीं ना। किस कानून की बुनियाद पे, या कोई पार्लियामानी कवायद हैं जो कहते हैं कि नहीं रोक सकते? कानून है, बिल्कुल ये वाज़ेह कानून है कि अपनी राय हर कोई दे सकता है। राय देने के बाद अगर आप डिफेक्शन के ऊपर उसके खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाहते हैं तो उसका भी पहले स्पीकर के पास। लेकिन एमएनए पाबंद है ना अपनी पार्टी पॉलिसी? नहीं, पार्टी पॉलिसी अगर पार्टी कह देती है कि कोई पार्टी से वायलेशन करता है तो उसका भी एक तरीका कार दिया गया है, फिर आगे जाके इसकी इंटरप्रिटेशन होगी कि वो उसने वायलेशन क्यों की। ये एक लंबी जंग है, फिर जंग चलेगी, ये कानूनी जंग छिड़ जाएगी। तो उसके ऊपर मैं वोट देने से आप नहीं रोक सकते। पार्लियामेंटेरियन को कोई बंदा वोट नहीं, इसका कोई कानून है? नहीं, बिल्कुल कोई कानून नहीं। तो फिर किस तरह से आप कह वो कह सकते सकते हैं हुकूमत उन्होंने एक फैसला करना है, लीडर ऑफ द हाउस ने या चीफ व्हिप के जरिए वो स्पीकर को एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। स्पीकर के सामने एक आम एमएलए की और प्राइम मिनिस्टर की एक ही, पार्लियामानी लीडर की, सबकी एक ही राय है। जो वो रेफरेंस देंगे वो पार्लियामानी लीडर वो ये कहेंगे, जो असद उमर साहब की मैंने सुनी है कि जी हम बिल्कुल अपने मेंबरान को नहीं जाने देंगे और हम स्पीकर को कहेंगे कि जो लोग पार्टी की वायलेशन करे उनका वोट कास्ट न। ऐसा नहीं हो सकता, स्पीकर नहीं वोट कास्ट करने से रोक सकता, स्पीकर के पास ये पार नहीं है। लेकिन जब पार्टी पॉलिसी दे कि जी आपने फलां इजलास में नहीं जाना या वोट कास्ट नहीं करना, तो क्या वो एमएनए पाबंद नहीं है उस पॉलिसी को अडॉप्ट करने का? पॉलिसी का पाबंद है, लेकिन वो बजट हो या अदम एतमाद हो, उसको वोट के हक से महरूम नहीं, वोट का हक देने से महरूम नहीं पार्टी कर सकती। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अगर मतलब, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है, इससे पहले बेनजीर साहिबा के खिलाफ आई, शौकत अजीज साहब के उस खिलाफ वक्त आई, ये कानून नहीं था, उस वक्त ये कानून नहीं था। अब ये 18वीं तरमीम के बाद ये कानून बना है, और इस वक्त मैं समझता हूँ उसको रोका यानी कि नहीं जा एक सकता। लकूना मौजूद है कानून में, और नहीं, लकूना नहीं, बड़ा क्लैरिटी है। ये तो हमें डरा रहे हैं ना, हमें एक बहस, और क्या बहस टैक्टिक है, आप समझते हैं? टैक्टिक है, ये टैक्टिक है। देखिए, इस वक्त दो चीजें पीटीआई चला रही है। एक उनका नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, इस एपिसोड के बाद वो जाएंगे इलेक्शन में, वो जी अमेरिका ने हमारे साथ ये किया, यूरोप ने हमारे साथ ये किया, इस्लाम खतरे में आ गया, रियासत मदीना के तहत हमने ये किया, एक ये आएगा आगे, ये वो एक जो अदम एतमाद के ऊपर, क्योंकि नंबर इतने ज्यादा हो जाएंगे ना, ये वो समझते हैं कितने ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने नंबर दे दिए, कह रहे हैं 179 हमारे नहीं, पास। गवर्नमेंट के पास नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 25 तो मैं जाती तौर पे जानता हूँ जो लोग वोट नहीं देंगे, हुकूमत को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। 25 हुकूमत के अपने एमएनएज या इत्तेहादी या पीटीआई के एमएनएज, पीटीआई के अपने आजाद भी हैं उसमें, पीटीआई के भी हैं जो हुकूमत को वोट नहीं देंगे, और आपको वोट डालेंगे, वो अदम एतमाद के हक में वोट डालेंगे, और फिर वो डिफेक्शन का फेस करेंगे। ये तो अगला मरला है ना, पहला मरला है वोट देना। हो सकता है इत्तेहादी जमातें ही साथ छोड़ जाएं, फिर तो प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। आज शाम तक, आज रात तक इत्तेहादी जमातें, एमक्यूएम की मुलाकात हुई, आज एमक्यूएम की, मुस्लिम लीग क्यू की आज मुलाकातें हो रही हैं। अगर इत्तेहादी और बाप पार्टी जो है, जीडीए जो है, अगर ये साथ छोड़ जाते हैं, फिर इखलाकी तौर पर फिर हुकूमत नहीं रह सकती, ठीक, फिर प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, तो फिर तो ये वोटिंग वाला मरला ही खत्म हो जाएगा ना, फिर अदम एतमाद का मरहला ही खत्म हो जाएगा। फिर जब इत्तेहादी साथ छोड़ जाए, फिर मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर जो फिर एतमाद का वोट लेंगे, एतमाद का वोट लेंगे, या गवर्नमेंट वैसे ही फॉल कर जाती है अगर या इत्तेहादी, हो सकता है वो वैसे रिजाइन कर दें। अच्छा, ये पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तारिक साहब, आप जितने जज्बाती तकरीरें हो रही हैं, हो सकता है वो आप कहें कि मैं जज्बाती, आप इसको जारहाना कह सकते हैं, हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर वो कहें कि मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है तो मैं रिजाइन करता हूँ। जारहाना है, वो कह रहे हैं कि मैं लास्ट ब्लड तक लड़ूंगा। आज भी वो कह रहे हैं कि जब फेल होगी तो मैं सबका हिसाब फिर बराबर करूंगा। देखें, पॉलिटिकल लड़ाई तो मैं कहता हूँ उनका हक है लड़ना, जमहूरी तरीके से अपोजिशन का भी हक है, हुकूमत का भी हक है, डेमोक्रेटिक तरीके के साथ लड़नी चाहिए। बाकी ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो अब जिस किस्म के उन्होंने तो जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज कहा है, सॉरी आपके पास आने के लेट हो रहा है, लेकिन आपके पास तफसील से आऊंगी, तो जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज कहा है खातून अव्वल के बारे में, वो अब हो गया। अब उसका उन्होंने पहले कहा, जो उन्होंने भी उन्होंने
बंदूक की नोक पे देखें फायर नशिस्त पे तो क्या मतलब है उसका? वो निशाने एक पे मुहावरतन एक इस्तेमाल किया कि मेरे मतलब सियासी निशाने पे आप नहीं सियासी का जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है कि वहां के डिफेंड करे अब इसको। दोनों वजाहतें आएंगी बाद में, तो इसको आगे चलें, ये टॉपिक नहीं इस वक्त। नहीं, खातून अव्वल के बारे में सबूत है पीपल्स पार्टी के पास? अब इससे आगे चलें, फिलहाल के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका जवाब जरूर बरकरार है। मैं दूंगा जवाब, People's लेकिन Party से। मैं इस वक्त आगे चलें। इस वक्त एक बात हो गई है ना, तो आगे जवाब आने दें इसका, फिर जवाब देंगे। ठीक है तारिक साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि अच्छा, दो तीन चीजें। एक तो गवर्नमेंट ने कहा जी 179 नंबर्स हमारे पास हैं, आपके पास कितने नंबर्स हैं? गवर्नमेंट का मतलब है पूरा एतमाद है तो अपने नंबर्स उन्होंने ओपन कर दिए, आप लोग पूरा एतमाद है, अपने नंबर्स ओपन कर दें। सेकेंडली, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट रोक सकती है या कोई भी पार्टी रोक सकती है अपनी अरकान को असेंबली सेशन में ना आने से? सबसे पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास 179 नंबर मौजूद हैं, ये टोटली ब्लफ कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप एक हवा में कोई बात छोड़ना, और उसका सबूत सिर्फ मैं इतना दूंगा आपको कि जो कल इमरान खान साहब की जो तकरीर आपने कल देखी है, जिसमें उन्होंने नून लीग के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है, ये ज़बान वज़ीर-ए-आज़म तो क्या, ये कोई चेयरमैन यूनियन काउंसिल नहीं इस्तेमाल करता। और अभी चंद साहब ने एक बात की है कि हाई मॉरल ग्राउंड की वजह से शायद वो इस्तीफ़ा दे दें। मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। मॉरल नाम की कोई चीज़ ना उनकी क़यादत के पास है, ना उस जमात के पास है। ये एक हकीकत है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनसे सियासी इख्तलाफ रखता हूँ। पाकिस्तान की आवाम जानते हैं कि मोरालिटी नाम की कोई चीज़ ये उसमें एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसीलिए ये सारी गुफ्तगू जो हो रही है ये आपके सामने है। बहुत अच्छा होता अगर वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं जनाब कि ये अपोजिशन का एक आइनी हक है, उनका एक पार्लिमानी हक है, वो लेके आए तरीके अदम एतमाद, हम मुकाबला करेंगे। इससे ज़्यादा बात इसमें बनती ही नहीं थी अगर वो पूरे एतमाद होते। लेकिन चूंकि उनकी हवाइयां तो उड़ी वो हुई हैं, ये भी तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि हम आपका मुकाबला करेंगे, वो कह रहे हैं नंबर हमारे पास नहीं, लेकिन मुकाबला करने के साथ तो ये भी कह रहे हैं कि 23 मार्च से पहले हम ये मामला निपटाना चाहते हैं। और जो गुफ्तगू आपने कहा ना, जारहाना गुफ्तगू की है, मैं कहूँगा जाहिलाना गुफ्तगू की है। ये कोई पढ़ा लिखा आदमी ये बात नहीं कर सकता, जिसका एक कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, जिसका कोई, मैं कहता हूँ कि कोई सिलसिला संजीदगी वाला हो, वो ये गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। आपकी इजाजत से जरा इंटरप्ट करूं, चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ आ गए हैं ताकि हम उनसे जान सके, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कि आर्टिकल 63 की डेफिनेशन क्या है, क्या कोई पार्टी रोक सकती है अपने अरकान को वोटिंग के हवाले से, खासतौर पर अदम एतमाद की वोटिंग के हवाले से। सीनियर तरीन सियासतदान है, बड़े काबिल एहतराम माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम जनाब चौधरी एतजाज एहसन साहब। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर सबसे पहले ये फरमा दें, गवर्नमेंट की तरफ से एक नई चीज सामने आ गई है, इसकी रहनुमाई फरमा दीजिएगा, क्योंकि इस किस्म की सिचुएशन पाकिस्तान की सियासी पार्लिमानी तारीख में कभी इसका सामना नहीं हुआ। क्या हुकूमत रोक सकती है या कोई भी पार्टी सर रोक सकती है अपने अरकान को कि वो किसी भी मामले पे, खासतौर पे जब वो अदम एतमाद का मामला हो, कि वहां पर वोटिंग करने के लिए ना जाएं? सर कानून क्या कहता है आपकी नजर में? नहीं, वो वोटर तो फ्री है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकता। और अगर पार्टी फैसला कर ले कि हमने वो हाउस में जाना ही नहीं है और हाउस में बैठना ही नहीं है, तो ये इसी तरह जैसा लीडर ऑफ द अपोजिशन फैसला करता है मैं वॉकआउट कर रहा हूँ, सारी पार्टी उसके साथ चल पड़ती है, तो वो बॉयकॉट करते हैं, सारी पार्टी बॉयकॉट करती है। तो इसमें ये साबित करना कि उन्होंने फिजिकली रोक दिया, सामने खड़े होके, और उसको जाने नहीं दिया, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। पर अगर वो फैसला करते हैं, वो अपनी मर्जी से फैसला करते हैं कि हम सारे के सारे नहीं जाएंगे उधर वोट डालने, उसमें हम जाएंगे ही नहीं, तो उसमें उनका इख्तियार है। सर लीडर ऑफ द हाउस क्या वॉकआउट कर सकता है? ट्रेजरी बेंचेस क्या वॉकआउट कर सकते हैं सर, आइन और कानून की नजर में या पार्लिमानी कवायद और ज़वाबित की नजर में, या बिल्कुल वो रोक सकते हैं कि आपके अरकान जाएं ही ना? और इस सूरत हाल में फिर कोरम का जो एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, या जो कोरम का एक कानूनी तरीका है सर, वो कहाँ स्टैंड करेगा फिर? नहीं, कोरम का तो मसला कोई नहीं है। मसला कोरम का, अगर कोरम 84 बंदों से बनता है, 86 बंदे, ठीक, तो अपोजिशन के पास 86 बंदे भी नहीं होंगे कोरम रखने के लिए। ठीक,
सर इतने तो हैं जो कि उन्होंने रेजोल्यूशन पर भी जिन्होंने दस्तखत किए हैं, यानी कि कोरम पूरा रहेगा। लेकिन क्या सर लीडर ऑफ द हाउस या ट्रेरी बेंचेस वॉकआउट कर सकते हैं जैसे कि ऑपोजिशन वॉकआउट करती है? वो भी मेंबर है, वो क्यों नहीं वॉकआउट कर सकता? और सर आइन और कानून इस बारे में क्या कहता है कि पार्टी खासतौर पे जो कि देखो अपोजिशन को इस केस में मूवर्स को 172 बंदे लाने हैं। ठीक, ये उनका है, 172 उन्होंने लाने जी। और गवर्नमेंट घबराई भी तो पड़ी है। आपने लहजा देखा प्राइम मिनिस्टर का कल, वो तो मतलब बंदूक और मेरी बंदूक की जद में है और फलां नशिस्त में। और आपने देखा है कि किस शाइस्ता जबान से, किस शाइस्ता जबान से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उसका जवाब दिया। ये तो मतलब है हुकूमत तो हार गई लगती है। अच्छा सर, आपको लग रहा है कि वजीर आजम इमरान खान दबाव का शिकार हैं या वो फ्रंट फुट पे आके बिल्कुल जारहाना बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त? नहीं जारहाना बॉलिंग जारहाना कोई नहीं है कि आप कह रहे मैं पकड़ लूंगा, ये कर लूंगा जीत के। वो मेरा ख्याल है हारना चाहता है। वो चाहता है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हारे ताकि उसको बजट ना देना पड़ा इन्हें। आप देखें जिसने इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतना है उसने फिर कल बजट भी देना जी, और बजट में उसने टैक्स भी लगाने जी, और IMF के फॉर्मूले पे चलना। और अभी सर चल रहा है जायजा इजलास आज IMF का, और वो IMF ने नाराजगी का इजहार किया है कि आपने किस तरह से पैसे कम कर दिए, पेट्रोल डीजल के, बिजली की कीमतें। तो अगर आप अपोजिशन में हुकूमत बना ली तो अपोजिशन को मतलब ये सारे अहदाफ पूरे करने पड़ने और वादे करने पड़ने ठीक, और कीमतें भी या तो उनके कंट्रोल में नहीं रहनी, ऊपर ही रह जाएंगी, ठीक, या उनको नीचे लानी पड़ेंगी। और एहसन इकबाल और शाहिद खान अब्बासी के फार्मूले अब जल्दी कीमत वापस आएंगे। मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान दानिस्ता तौर पे हारना चाहता है ये ठीक। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन सर टू बी वेरी क्लियर वंस अगेन, आपको दोबारा सहमत दूंगी, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के लोग अगर पॉलिसी बना लें तो एब्सटेन कर सकते हैं, इसकी आइन और कानून में गुंजाइश मौजूद है, और उसके बावजूद अगर कोई MNA आता है पार्टी पॉलिसी बनाए जाने के बावजूद तो फिर डिफेक्शन क्लॉज उस पर उसी वक्त लागू हो जाएगी या वोट कास्ट करने के बाद लागू होगी? नहीं, वोट कास्ट करने के बाद वो अगर आपने कत्ल ही न किया हो तो आप पे कत्ल का जुर्म किस तरह लग सकता है? जब तक एक्शन नहीं होता, क्रिमिनल एक्शन नहीं होता, उस वक्त तक आपको कोई आपके के खिलाफ कोई अदालत या कोई अथॉरिटी एक्शन तो नहीं ले सकती। अगर मैंने चोरी की नहीं है, हाँ आप मुझे कहते हैं, आप कहते हैं नहीं ये चोरी करने जा रहा था, भाई चोरी तो नहीं की, चोरी करने जा रहा था पे तो सजा नहीं हो सकती, ये ट्रायल चल सकता। इरादे पे तो नहीं सजा हो सकती। सजा तो होगी जब अमल होगा। वो उसने अगर वोट ही नहीं डाला पार्टी के खिलाफ तो पार्टी ये स्पीकर उसको किस तरह, या पार्टी चेयरमैन, पार्टी प्रेसिडेंट जो पार्टी लीडर है इन दी हाउस, वो उसको किस तरह डिस्क्वालीफाई कर सकता है? बिल्कुल हरगिज़ नहीं कर सकता। ठीक, जो काम उसने अभी किया ही नहीं उससे किस तरह डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं कि ये करने वाला है? भाई तुम्हें किस तरह पता है करने वाला है? और अगर एतजाज हसन साहब अगर वो वोट कास्ट कर देता है और अगर वो PTI का मेंबर है और उसके बाद जाहिर है ओपन बैलेट होता है, साबित हो जाता है कि PTI के ही मेंबर ने अपनी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, डिफेक्शन इस पे लागू होता है, तो उसका वोट कंसिडर होता है या नहीं कंसिडर होता? वोट उसका काउंट होगा जब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। ओके। और डिस्क्वालीफाई करने के लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर इलेक्शन कमीशन को शिकायत करे ठीक कि इस वोट पे इस मेंबर ने हमारे खिलाफ वोट दिया है। ठीक। और वोट वो वाजे होना चाहिए, वोट वो
ओपन वोट हो या ये बाई डिवीजन होना चाहिए, ठीक जो इसका अगर सीक्रेट बैलेट का हो तो उसमें नहीं डिस्क्वालिफिकेशन होती, ठीक ये वो उन वोटों पे होती है जिसका ये वोट है फॉर दी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो लेना है ठीक इसमें प्राइम मिनिस्टर है, ठीक ठीक इस पे ये होता है। पर ये वक्त लगेगा जब शिकायत होगी, मीन टाइम वोट उसका काउंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारी रहनुमाई करने के लिए आईनी और कानूनी उमूर के हवाले से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। तारिक फल चौधरी साहब का जवाब जो है वो ड्यू था, नदीम अफजल चंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद है हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब, तारिक फजल चौधरी साहब। तारिक साहब, आपकी तरफ से ड्यू था एतजाज एहसन साहब की गुफ्तगू तो आपने सुन ली, चंद साहब ने भी इस पर राय दे दी। आपकी राय क्या है कि गवर्नमेंट एब्सटेन करवा सकती है अपने देखिए, बड़ी क्लैरिटी मेरा ख्याल है एतजाज एहसन साहब की गुफ्तगू के बाद आ गई है, और वैसे भी ये चीज़ें बीइंग पार्लियामेंटेरियन ये हम इससे बखूबी आगाह हैं। पहली बात तो ये होती है कि जब आपको जमात ये कहती है कि फलां इजलास में आपने शिरकत करनी है, फलां में नहीं करनी, उसमें कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। ठीक, मैं एतजाज एहसन साहब की बात को सेकंड करते हुए जरा सादा अल्फाज में बात कर रहा हूँ। कानूनी तौर पे आप पाबंद नहीं होते, एमएनएस पाबंद नहीं होते, कानूनी तौर पे कतई तौर पे आप पाबंद नहीं है। ठीक, ये पॉलिटिकल बाइंडिंग इजलास में शिरकत इजलास में शिरकत करना जमात के करनी है या नहीं करनी, तो ये एक आप ये कहें कि एक सियासी तौर पे आप पाबंद होते हैं। कानूनी तौर पे आपको ना जमात रोक सकती है और ना जबरदस्ती शिरकत करवा सकती है, एक बात। ठीक, दूसरी बात यह है कि अब इसका तरीकाकार क्या है। अगर वो ये कहते हैं जी कि हम सारे एमएनएज नहीं जाएंगे और कुछ जाने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी एमएनए को, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, हुकूमत से, अपोजिशन से हो, उसे पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि आप फिजिकली आगे खड़े हो जाएं गेट के आगे और उन्हें कि हम आपको नहीं जाने देंगे। तो ये तो एक तमाशा है। इस तरह तो नहीं हो सकता कि एमएनएस खड़े हो जाएं और कहें जहाँ हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, अपने लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। और आखिरी बात वो ये है कि अगर वो वोट कास्ट करते हैं तहरीक अदम एतमाद के हक में, तो वोट गिनती लाजमी होगी उनकी। जब तक वो एमएनए है उसकी वोट को गिना जाएगा जिस तरफ भी वोट डाले, लेकिन उसके बाद लेकिन अगर फिर वो उस कार्रवाई का आगाज होगा। नहीं, फिर उसके बाद उस कार्रवाई का आगाज होगा। और ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि एमएनए को नाअहल कौन कर सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक, एमएनए को ना प्राइम मिनिस्टर नाअहल कर सकता है, ना स्पीकर कर सकता है। ठीक, आपको याद होगा जब यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था स्पीकर को कि आप रेफरेंस भेजें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन करता है और डी नोटिफाई भी इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन लिखेगा जो पार्लियामेंट्री लीडर होगा, पार्लियामेंट्री लीडर लिखेगा। अगर कुछ एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये समझते हैं कि जो वादे इमरान खान ने किए थे इलेक्शन से पहले वो पूरे नहीं हुए, हम अगला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे नहीं लड़ सकते, अवाम का इतना शदीद रद्द अमल आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स पे, और वो चाहते हैं कि वो अपना इलेक्शन किसी भी एबीसी जमात के टिकट पे लड़ें, आज़ाद लड़ें, अपनी उनकी हिकमत अमली है। उसके तहत अगर वो अपनी ही हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं और तहरीक अदम एतमाद का साथ देते हैं, तो वो वोट 100% काउंट होगा और उसके बाद बाकी कार्रवाई है। अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, दिल हुआ जीतेंगे, नहीं दिल हुआ नहीं जीतेंगे, बड़ी किस्मत है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है जी कि जो इनके स्टंट मैन है इस वक्त, जो चंद ना गवर्नमेंट के स्टंट मैन होते हैं ना, उसमें नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन वो ये किरदार अदा कर रहे हैं कि नई नई शोशे, नई नई शुरलियां छोड़ रहे हैं, कानून को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून में एक लकूना मौजूद है, कोई लकूना नहीं है, बिल्कुल ये बात आप ना किया करें कि कोई लकूना मौजूद है। लेकिन वो एतजाज साहब भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी पॉलिसी बन जाती है कि हमने नहीं शिरकत करना, तो वो एज इज वॉकआउट की तरह ही है लीडर ऑफ द मैं ऑपोजिशन। कहता हूँ वॉकआउट है। अब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारी जमात के 84 पार्लियामेंटेरियन एमएनएज हैं। शहबाज साहब वॉकआउट करते हैं, 4 नहीं करते वॉकआउट। शहबाज साहब उन्हें जबरदस्ती नहीं कह सकते कि आप मेरे पीछे वॉकआउट क्यों नहीं किया, ना उनके ऊपर कोई क्लॉज लग सकती है। मैंने बताया है कि ये एक पॉलिटिकल और मॉरल बाइंडिंग होती है, और इसमें कोई ऐसी लाजिम नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ने आपको अपनी जमात ने कह दिया है जनाब कि आपने यहाँ बैठना या नहीं बैठना, तो आप उसके कानूनी तौर पर पाबंद नहीं है। ये मेरे कहने का मकसद है। जहाँ तक मैंने बात की ना तो स्टंट मैनों की, वो भी जरा सुन लें। ये अब ऐसी फिजा और माहौल पैदा करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि जैसे अभी चंद साहब ने कहा कि 25 लोग
कि दिन ब दिन इस तादाद में इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ के अपने लोग इनसे डिफाई आप उसको कहें, खाइफ हैं, नाला हैं, इन्हें छोड़ना चाह रहे हैं। इस तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और अब ये उनको डराने के लिए कि आपका वोट काउंट नहीं होगा, हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अभी आप देखिए कि थोड़े दिनों बाद बाबर रहमान साहब कहेंगे कि जिसने दिमाग में सोचा भी मैं उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, मुझे पता लग जाएगा। अभी ये भी बयान आएगा, आप देखें। तो दीज आर ऑल स्टंट मैन, ये कुछ भी नहीं कर सकते। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि जितने लोग ये ड्रामे कर रहे हैं ना, ये दरपर्दा हमारे से भी राब्ते में है। इनमें से कुछ जी उधर वो ड्रामे कर रहे हैं, इधर हमें कह रहे हैं जी कुछ जगह है साढ़े हस्ते आप विफाकी वज़रा की बात भी कर रहे हैं। मैं बहुत सौ की बात कर रहा हूँ अब, चूंकि अच्छा एक और क्योंकि आजकल तो विफाकी वज़रा सामने आके डिफेंड कर रहे हैं ना। आप तरीके-ए-एतमाद के हवाले से आप कह रही हैं उनके पास इतने 179 नंबर हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि 179 हमारे पास है। हमारे नंबर बहुत कंफर्टेबल हैं और उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि दिन ब दिन उनमें इजाफा हो रहा है। लेकिन इस तरह की जो भी तहरीक होती है उसकी कामयाबी का जो राज है वो इसमें होता है कि आप इस नंबर को राज में रखें। ठीक है, ठीक। जितना आप राज में रखेंगे उसी में कामयाबी का राज है। आप पहले ही अफशा कर दें, ज़ाहिर गवर्नमेंट है, प्रेशराइज कर सकती है, उन्हें उठा के ले जाएं, क्या कर लेंगे? उनके घर वाले चीखते रहेंगे जनाब हमारे एमएनएस को उठा के लेके गए हैं। और ये अपोजिशन के एमएनएस को भी मैं कह रहा हूँ कि आप सब भी इस चीज़ को ज़हन में रखें, क्योंकि ये अखलाकी तौर पर जैसे मैंने कहा कि किसी भी हद तक गिर सकते हैं और कोई भी हरबा ये इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको खतरा या खदशा है कि ऑपोजिशन के भी अरकान को उठा लिया जाए? 100% है। ये हम पहले से इस बात को खबरदार कर रहे हैं। इस वक्त जो इदारे अक्सर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो समझदार ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो एब्सटेन कर रहे हैं। उस वक्त कोई काम नहीं हो रहा, हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। ब्यूरोक्रेट्स ने बिल्कुल काम छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि आगे तब्दीली आ रही है और ये मौजूदा जो डिफांग और डिफेक्टो किस्म की हुकूमत है, इसने तो जाना ही जाना है, इनका जाना ठहर चुका है। लेकिन कुछ लोग इन्होंने अपने अपॉइंट किए हुए हैं जो ये कोशिश करेंगे। अभी अगले दिनों में हम उनके नाम भी देंगे आपको। ये हमने बाकायदा फैसला किया है कि हम मीडिया पे उन लोगों के नाम जारी करेंगे कि जो लोग इस तरह की कोई गलत हरकत पार्लियामेंटेरियंस के साथ कर सकते हैं, उन्हें मेल हैंडल कर सकते हैं, उन्हें अगवा कर सकते हैं, कोई और चीज कर सकते हैं। हम उन 2-3 अफसर हैं, ज्यादा नहीं है, उनके हम नाम जारी करेंगे। और कोई पीएम सेक्रेटेरिएट में बैठा है, कोई किसी और इदारे का बैठा हुआ है। ये 2-3 लोग। सिविल इदारों की बात कर रहे हैं? मैं सिविल इदारों की बात कर रहा हूँ, 100% सिविल इदारों की बात कर रहा हूँ। सिविल एजेंसी की बात कर रहे हैं आप? सिविल एजेंसीज की बात कर रहा हूँ जो बराह रास्त वज़ीर आज़म के अंडर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। खुल के बात कर रहे हैं ना, वज़ीर आज़म के अंडर तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है, आईबी आता है। जो भी आता है, मैंने कहा ना कि अभी हमने पहले मरहले में ये फैसला किया है कि हम उन अफसरों के नाम देंगे मीडिया पे। क्या आप आईबी के अफसरान पे इल्जाम लगा रहे हैं? मैं अफसरान पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने कहा मैं 3 नाम हम आपको देंगे मीडिया पे कि ये लोग ये काम कर सकते हैं। अभी फैसला किया है कि उनका नाम देंगे, जब फैसला होगा कि आज जारी करने हैं तो हम आपको नाम भी देंगे। जितने समझदार ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एब्सटेन कर रहे हैं, वो किसी तरह की इस वक्त ना काम कर रहे हैं, ना वो फंक्शनिंग हो रही है। लेकिन ये एक बड़ी सीरियस, ये बहुत सीरियस और संगीन इल्जामात हैं। ये इस हद तक जा सकते हैं। चंद साहब, क्या आपने अपनी फेलो पार्टीज को एतमाद में लिया है इस मामले पे? फिर मैं चंद साहब देखिए, हमारी रोजाना की बुनियादों के ऊपर जो है आपस में मुशावरत होती रहती है। अभी कमेटीज बनी हुई हैं, वो आपस में बैठ के बात आप एग्री करते हैं कि ये इस हद तक मामला जा सकते हैं? या मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अभी मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है। हुकूमत भी बैठी बजाय हुकूमत चलाने के वो एक अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। जिस तरह गाली गलोच हो रहा है इस वक्त, तो मेरे ख्याल में वो हुकूमत तो कर कोई नहीं रहे, उनका सारा ध्यान अपने अदम एतमाद की तरफ है। और बनाने के लिए तो ये मुल्क इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। तो इस पे कुछ भी हो सकता है ना, कोई और भी फायदा उठा सकता है किसी एमएनए का। लेकिन 1-2 इदारे हैं, बात ठीक है, मैं तारिक फजल साहब से इतफाक करता हूँ। आप एग्री करते हैं इनकी बात से? हाँ, वो जरूर कोई हरकत करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि जब जाने के नजदीक हो ना आप, तो फिर अफसरान भी समझदार हो जाते हैं, फिर उनको भी पता होता है कल को हमने फेस करना है। तो मेरे ख्याल में शायद वो इस किस्म की अल्लाह ना करे कोई ऐसी मिस हैप हो जिससे हमारी जमहूरियत पे कोई दाग आए या हमारी पार्लियामानी निज़ाम के ऊपर कोई दाग आए। तो ये ऐसी दुआ करनी चाहिए कि ये एक ड्यू प्रोसेस है, इस प्रोसेस को चलने दें, सुकून के साथ चले। क्या पीपल्स पार्टी को कोई खतरात हैं, कोई खदशात हैं, या आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपके एमएनएस के साथ भी इस किस्म का हो सकता है? रात को जो कमेटीज के अंदर जिसमें सारी अपोजिशन की एक जॉइंट कमेटी है जो ये सारी वर्किंग कर रही है, उनके 1-2 बंदों से ये जो तारिक साहब बात कर रहे हैं, सेम यही बात वो भी कर रहे थे।
اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے ممبران کو بلکہ ہدایات دے رہے تھے کہ آپ فریلی موو نہ کریں، اپنے لاجز کے اندر رہیں یا اپنے گھروں کے اندر رہیں، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کو کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کچھ ایسے تحفظات ہیں؟ بالکل ہے۔ میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، اپوزیشن میں تو پھر ساری اپوزیشن پارٹیاں آ جاتی ہیں نا، یہ ساروں کی جو کمیٹی ہے اس کمیٹی نے یہ چیز جو ہے کل بھی اپنے ممبران کو باور کرائی ہے۔ کیا یہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی لیٹ می سے دیٹ اینڈ ود یور پرمیشن کوئی بلف کال تو نہیں ہے؟ کیونکہ حکومت دعویٰ کر چکی ہے کہ آپ کے بھی بہت سے اراکین ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، تو کل کو آپ کے لوگ اپنی فری ول پہ حکومت کے ساتھ چلے جائیں۔ آپ دیکھیں، آپ ٹیکٹس کہہ سکتے ہیں، ایک ٹیکٹس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بھی کہہ رہی ہے ہمارے بھی آپ کے 9 بندے ادھر آ گئے ہیں، میں نے آپ کو 25 کا فگر دی ہے جی، ابھی جب ڈیٹ آئے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون غلط کہہ رہا تھا کون صحیح کہہ رہا تھا۔ یہ ویلڈ بات ہے، اور آپ کی اجازت سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا۔ پھر آپ اگر بینک میرا پوائنٹ غلط، میرا نمبر کم ہوا تو آپ کے ندیم افضل کی تو انفارمیشن غلط تھی، تو اگر حکومتی وزراء کی انفارمیشن غلط ہو گئی تو پھر ان کو آپ کہہ لیجئے گا۔ یہ تو 5-6 دنوں کی بات ہے، آپ کی اس میں زیادہ تو دوری کی بات نہیں ہے۔ آپ کی بات ہمیشہ ہی بڑی سچی کھری بڑی اندر کی ہوتی ہے، اور بہت ہی کم ہے کہ جو غلط میں ثابت ہو آج سکے۔ اتحادی جماعتیں ہیں جو آج کا جو دن ہے، جی، آج رات فیصلہ ہو جائے گا میرے خیال میں، یہ کل تک، انکلوڈنگ ایم کیو ایم، انکلوڈنگ ایم کیو ایم، باپ پارٹی، جی ڈی اے، مسلم لیگ قائد اعظم۔ ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ونس اگین۔ پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، بہت زبردست ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ یہاں پہ چل رہی ہے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک۔ جی، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام میں جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک کے معروف اور قابل احترام معزز ماہر قانون ہیں۔ السلام علیکم جسٹس شائق عثمانی صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، آپ کی طرف سے رہنمائی درکار ہے، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ، کیونکہ اس وقت عدم اعتماد کا معاملہ درپیش ہے۔ آرٹیکل 63 کی ڈیفینیشن، اس کی تشریح کے حوالے سے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین، قانون، پارلیمانی قواعد و ضوابط اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا کوئی بھی پارلیمانی پارٹی، اینڈ اسپیشلی جب وہ گورنمنٹ میں ہے، وہ گورنمنٹ کی ہے، وہ اپنے اراکین کو روک سکتی ہے کسی بھی اجلاس میں جانے سے؟ اور اگر اس پارٹی کی یہ پالیسی ہو اور اس کے کچھ اراکین اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے جائیں تو کیا وہ اسی وقت ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے؟ سر یہ آپ رہنمائی فرما دیں ذرا۔ نہیں دیکھیے، جو آرٹیکل 63 جو آپ نے ذکر کیا نا، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی ممبر پارلیمنٹ کا، کسی پارلیمنٹری پارٹی کا، اگر وہ پارٹی کے ڈیکلیریشن، پارٹی کا جو اصول بنایا ہے اس کے خلاف ووٹ دیتا ہے، تو اس صورت میں چاہے وہ نو کانفیڈنس کا بھی ہو، جس طرح یہ ہے، تو اس صورت میں پھر جو پارٹی کا لیڈر ہے وہ ایک ڈیکلیریشن ایشو کرتا ہے، اور وہ ڈیکلیریشن جو ہے پہلے نوٹس دیتا ہے اس کو، اس کے بعد وہ ڈیکلیریشن ایشو کرتا ہے۔ تو لیکن جہاں تک کہ اس کا اپنا ووٹنگ کا رائٹ ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ جائے گا یا دوسرے کے ساتھ جائے گا، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ تو اس وقت کر دیتا ہے وہ۔ فرض کیا اگر یہ جو نو کانفیڈنس موشن جب ہوتا ہے سامنے اور وہ اپوزیشن کے پاس نمبر جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ تو پرائم منسٹر تو آفس ختم ہو گیا اس کا۔ اب اس کے بعد جو پارٹی کا لیڈر جو چاہے کرے اس کے ساتھ ڈیکلیریشن کرے گا، اس کو نااہل ڈکلیئر ہو جائے گا وہ الیکشن سے، وہ تو بات کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ سر یہ آپ بات کا پروسیس بتا رہے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ پارٹی اپنے اراکین کو اسمبلی اجلاس میں جانے سے ہی روک دے جہاں پہ عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہونی ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں روک سکتی نا۔ ایک اسمبلی کا ممبر جو ہے اس کے پاس ممبرشپ ہے، اس کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ اگر وہ چاہے فزیکلی اس کو آپ روک لیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر پارٹی پالیسی ہے کہ جو اجلاس میں نہیں جانا، اس کے باوجود وہ ممبر جا رہا ہے، تو کیا یہ پارٹی پالیسی سے ڈیفیکشن تصور نہیں کی جائے گی اسی وقت سے؟ نہیں، دیکھیے وہ فائن ہے، ڈیفیکشن فائن، لیکن وہ اس کا اثر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ نہیں ہوگا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جب وہ جس طرح کا ووٹ دے گا اس کے بعد ڈیکلیریشن ایشو ہوگی اور پھر اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ یعنی کہ ووٹ کنسیڈر کیا جائے گا، ووٹ کاسٹ کرنے دیا جائے، بالکل، اور ووٹ کنسیڈر بھی ہوگا۔ جی ووٹ تو کنسیڈر ہوگا اس کا، اور ووٹ ہے نہیں اس پوائنٹ پہ، اور ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد سے ڈیفیکشن کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ جسٹس شائق صاحب، جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے اراکین کو جانے ہی نہیں دیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا ہماری طرف سے، تو مطلب یہ پاسبلٹی نہیں ہے آئین اور قانون کے روح میں؟ نہیں، وہ تو الگ بات ہے نا کہ آپ ان کو بند کر کے رکھ دیں، جانے نہ دیں،
وہ جس طرح پہلے ایک دفعہ ہوا تھا نواز شریف کے زمانے میں، تو وہ تو الگ چیز ہے، لیکن جو ایک نارمل اصول ہے، آئین کا جو اصول ہے، اس میں اگر کوئی شخص ووٹ دیتا ہے پارٹی کے پالیسی کے خلاف، تو اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوتا ہے اس کو ڈیفیکشن کرنے کے لیے، اس کو ڈیفیکٹر ڈکلیئر کرنے کے لیے، لیکن وہ ووٹ تو اس نے دے دیا اپنا۔ ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ جسٹس شائق عثمانی صاحب ہماری رہنمائی کرنے کے لیے۔ آئین اور قانون کی نظر میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، سو جو ملک کے بڑے بڑے آئینی اور قانونی دماغ ہیں وہ اس بات پہ یکسو ہیں کہ جی روک نہیں اس میں سکتے۔ کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں، کوئی نہ اسپیکر روک سکتا ہے، نہ اسمبلی کا سٹاف روک سکتا ہے، نہ پارلیمانی لیڈر روک سکتا ہے، وہ اس کی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ آگے یہ پارلیمانی جمہوریت ہے، پارلیمانی جمہوریت میں تو کوئی ایسی قدغن ہوتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے ووٹ نہیں دیا تو آپ اس کے خلاف ریفرنس لے آئیں، لیکن اگر الیکشن کمیشن جائیں، اسپیکر ریفرنس بھیجے، الیکشن کمیشن 4 مہینوں میں فیصلہ کر دے گا۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کرتی ہے کہ اس کے اراکین نے نہیں جانا، اس کے باوجود بھی ووٹنگ کا پروسیس چلتا رہے گا، ووٹنگ کا پروسیس نہیں روک سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی اس پہ متفق ہیں؟ وہ اس بنیاد پہ اب جو انہوں نے ڈکلریشن جاری کرنا ہے، وہ اس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمانی لیڈر نے یہ فیصلہ یا پارٹی لیڈر نے یہ فیصلہ کیا تھا، تو یہ 4 بندے 5 بندے یا 30 بندے یا 35 بندے یہ انہوں نے کیا ہے، تو اتنے 25-30 بندوں کے خلاف آپ ضمنی الیکشن کروائیں گے پھر؟ ٹھیک، آپ اس پہ دیکھیں میں سمپل سی ایک بات اگر جسٹ ان کیس، بیکاز ایک پاسبلٹی ہے نا، ایک سوال بھی لینا کہ جسٹ ان کیس اسپیکر وہیں سے ہی ڈیفیکشن کا پروسیس کا آغاز کر دیتا ہے، پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ بات یہ پھر کون ڈیٹرمن کرے گا؟ ہے سب سے پہلے آپ نے یہ سوال چند صاحب سے کیا، بالکل وہی بات انہوں نے کی، وہی اعزاز احسن صاحب نے کی، وہی میں نے کی، وہی جسٹس صاحب نے کی۔ ہمارا جو کوئی لا کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن ویک پارلیمنٹرین ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے، ہم سب چیزوں کو دیکھ چکے ہیں پریکٹیکلی۔ اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کی، میں پہلے یہ بتا دوں کہ 172 کی بات کیا ہے۔ دیکھیں جو ٹوٹل اس وقت ایوان کی تعداد وہ 342 ہے، اس میں جو سمپل میجورٹی -341 جی، اس میں آدھے سے زیادہ 172 ممبران آپ کو چاہیے۔ 172 ممبران جب اپوزیشن کے پورے ہوں گے یا اس سے زائد ہوں گے اپنے اپوزیشن کے بینچوں پہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گورنمنٹ بینچز پہ کوئی بیٹھا یا نہیں بیٹھا۔ ٹھیک، جب ہمارے 172 ممبران ایوان میں میں پورے ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گورنمنٹ جو بھی کر لے وہ میجورٹی نہیں لے سکتی۔ 342 کے ایوان میں 172 ایک طرف چلے گئے، اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر کی میجورٹی ختم ہو گئی۔ لیکن وہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بیٹھے وہ اپنے ٹریئر بینچز پہ بیٹھیں گے نا، وہ جو بھی میں کہہ رہا ہوں بیٹھے یا نہ بیٹھے، جب تک کہ ووٹ کاسٹ نہ ہو جائے اس کا تب تک تو تحریک ڈیسائیڈ نہیں ہوگا۔ اعتماد کے پروسیس پہ، اس کی گنتی پہ اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم کے گھر جانے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ حکومتی ممبران بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے۔ اور آخری بات جو آپ نے کی کہ جناب یہ اسپیکر صاحب فوری طور پر ڈیفیکشن کلاس لاگو کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسد قیصر صاحب تو ویسے کچھ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ وہ بے ایمانی میں غلط گنتی گننے میں تو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، خود شریف آدمی ہے، لیکن ان کا قصور صرف اتنا یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز کو فالو کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ چل پڑتے ہیں اس کے پیچھے، بغیر یہ دیکھے کہ قانون کیا کہہ رہا ہے، آئین کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اتنا بڑا بلنڈر میرا خیال ہے، انہیں بھی اسلام آباد اب اسپیکر بنے ہوئے کوئی 3.5 سال ہو گئے ہیں، اب انہیں بھی اتنی تو شد بدھ آئی گئی ہوگی، اتنا بڑا بلنڈر کہ تاریخ میں اپنا نام ایک ایسے اسپیکر کی حیثیت سے لکھائیں کہ جو اندھا بھی ہو، بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اور جو جناب پیچھے سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ کری جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ خاندانی آدمی ہے، گھر بار ہے اس کا، کل اس نے بھی فیس کرنا ہے لوگوں کو، پبلک کو، اس کے مطلب پورا ٹرائب ہے، ایک سلسلہ ہے، اس طرح کا بلنڈر نہیں کر سکتے کہ آپ تاریخ میں اپنا نام اس حیثیت سے لکھوا دیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طائف چودھری صاحب، ندیم افضل چند صاحب، چودھری اعتزاز احسن اور جسٹس شائق عثمانی صاحب بھی پروگرام میں موجود تھے۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ I'll see you inshallah coming week on Monday. اللہ حافظ۔